नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं आइसोमराइजेशन के बारे में। 11th स्टैंडर्ड में आप ऑलरेडी पढ़कर आए हैं कि आइसोमरिज्म दो तरीके का होता है। एक तो चेन आइसोमरिज्म या फिर चेन आइसोमराइजेशन, और दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, आइसोमरिज्म या आइसोमराइजेशन। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आपके 12th स्टैंडर्ड में थोड़ा दे रखा है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में कई तरीके के आइसोमरिज्म होते हैं। छोटे छोटे लेक्चर्स में मैं इंडिविजुअली हर एक को कवर कर दूंगी। आज हम पढ़ने वाले हैं पोजीशन आइसोमरिज्म के बारे में। ठीक है, आप जानते हैं कि कोई भी हाइड्रोकार्बन, अभी तक जो आप पढ़कर आए थे, अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है, तो वो आइसोमर्स कहलाए जाते हैं। ठीक है ना, यही पढ़ा था ना आपने। द कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर नोन एज आइसोमर्स। इसको थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं और रिवाइज भी हो जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर आ जाएगा। पोजीशन आइसोमरिज्म, यहाँ पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। ऑफ कोर्स जो पोजीशन होती है, जैसे आप फर्स्ट लाइन बना रहे हैं तो आप अगर पहले स्थान पे खड़े तो आपकी पोजीशन फर्स्ट हो गई, जो दूसरे नंबर पे खड़ा है वो सेकंड पोजीशन पे हो गया। तो इस तरीके से जब हम आइसोमरिज्म पढ़ते हैं ना कि पोजीशन क्या है, तो वो पोजीशन आइसोमरिज्म कहलाया जाता है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये है आपके पास CH3 CH2 देन CH2 और Br। आप जानते हैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं कि आपके पास जब कभी भी कोई स्ट्रेट चेन में अलाइंड होता है, सारे के सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में हो जाते हैं, तो आप नाम लगाते हैं N। ठीक है, N का मतलब था नॉर्मल, और इसका नाम क्या होगा? 3 ही कार्बन है और तीनों ही सैचुरेटेड है, तो ऑफ कोर्स इसका नाम हो जाएगा 1 2 3। 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल। ठीक है, और ये हो गया आपका ब्रोमीन। तो N प्रोपाइल ब्रोमीन। ठीक है, इसको इस तरह से जानेंगे आप। कॉमन नेम हो गया इसका। IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम के लिए आप टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए, 1 2 3। 3 कार्बन है आपके पास, और आप IUPAC नॉर्म्स जानते हैं। अगर कोई भी फॉरेन एलिमेंट आकर हाइड्रोकार्बन में से किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कार्बन के साथ जुड़ जाता है, तो जिस पोजीशन पर वो जुड़ता है कोई भी फॉरेन एलिमेंट, ठीक है, वो आपका एल्काइल हो सकता है, हेलाइड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। हम गिनती वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि ब्रोमीन यहाँ है इसलिए हम गिनती यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3। यानी हम ये मान के चलेंगे कि जो ब्रोमीन है, जो हमारा फॉरेन एलिमेंट है, वो कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो इस कार्बन की पोजीशन हो जाएगी 1। तो आपसे IUPAC नेम पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे 1 ब्रोमो। और कितने कार्बन है आपके पास? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का जो वर्ड रूट होता है या पेरेंट हाइड्रोकार्बन नेम होता है वो होता है प्रोपेन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। IUPAC नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं, अगर आप चाहेंगे तो वो लेक्चर ऑलरेडी दे रखा है, आप रिवाइज कर सकते हैं। राइट, तो हमने स्पेसिफिकली यहाँ पर बताया कि ब्रोमीन जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है और इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, जो इसका IUPAC नाम कहा जाता है। लेकिन इसी स्ट्रक्चर को जब हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, मैं इसको दोबारा से बनाती हूँ। अभी आपने देखा कि ब्रोमीन यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे था, जैसे आपको यहाँ पे कंडेंस फॉर्मूला के फॉर्म में दे रखा है। अब आपके पास ये सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका अरेंजमेंट था अभी तक, लेकिन ये ब्रोमीन जो यहाँ अटैच था, इस ब्रोमीन को मैंने यहाँ हाइड्रोजन की जगह अरेंज कर दिया, यानी ब्रोमीन आ गया इधर और आपका जो हाइड्रोजन यहाँ पर था वो आ गया इधर। यानी इसका कंडेंस फॉर्मूला हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH बॉन्ड Br और CH3। कुछ नहीं हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही जो पहले था वही अब है। पहले भी C3H7 था, अब भी C3H7 ही है। आप काउंट कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो गए 3, हाइड्रोजन हो गए 7, कार्बन हो गए 3, हाइड्रोजन हो गए 7। ठीक है, एक ब्रोमीन था, एक ब्रोमीन है, कुछ नहीं बदला है, सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन की पोजीशन बदल गई है। ठीक है, अब इस ब्रोमीन की पोजीशन बदलने की वजह से इसका कॉमन नेम और इसका IUPAC नेम दोनों बदल जाएंगे। पहले कॉमन नेम की बात कर लें। कॉमन नेम में आपको पता है कि आपका, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे आ गया है, ब्रांचिंग हो गई है। हम कहते हैं ना कि कोई भी स्ट्रेट कार्बन चेन आपकी थी तो फिर आप उसको नॉर्मल कैटेगराइज करेंगे, लेकिन अब ये तो आपका एक ब्रांचिंग हो गई ना, मतलब ऊपर वाले पोजीशन पे चला गया है।
या अगर नीचे भी आ जाता, केवल ऊपर या केवल नीचे अगर ब्रांचिंग होती है तो हम उसको आइसो बोलते हैं। आप जानते हैं ना, दोनों तरफ ब्रांचिंग होती है तो नियो बोलते हैं। तो ये हो गया आइसो, ठीक है। अब ऑफ कोर्स 3 कार्बन है तो 3 कार्बन की जगह आप प्रोपाइल लगाएंगे, ठीक है। नॉमेनक्लेचर पढ़ लीजिएगा अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो। और फिर क्योंकि ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमाइड, क्लोरीन जुड़ा होता तो क्लोराइड हो जाता। ये तो हो गया कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम का क्या करेंगे? आईयूपीएसी नेम में कुछ नहीं है, आपको जो भी ग्रुप जुड़ गया है एक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, उसमें आप ये देखिए कि वो जो ग्रुप जुड़ा है वो लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन पर आना चाहिए, लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन पर आना चाहिए, जिसे आप लोकेंट बोलते हैं 11th में। तो चलो काउंट करते हैं 1 2 3, इधर से भी काउंट करके देख लेते हैं 1 2 3। किसी भी तरफ से आप काउंट करेंगे वो सेकंड पोजीशन पर ही आ रहा है, ब्रोमीन सेकंड पोजीशन पर ही आ रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो, ठीक है। ये नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं, आप पहले ही पढ़ के आए हैं कि सबसे पहले पोजीशन का नाम बताओ, उसके बाद जो ग्रुप जुड़ा है उसका नाम बताओ। यहाँ ब्रोमीन जुड़ा है इसलिए आप ब्रोमो लिख रहे हैं, क्लोरीन जुड़ा होता तो क्लोरो लिखते, अगर कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता तो उस अल्काइल ग्रुप का नाम जोड़ते। तो 2 ब्रोमो। अब आपको ये देखना है कि वर्ड रूट कितना आता है। 1 2 3, 3 वर्ड रूट मतलब 3 कार्बन है तो इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा? प्रोपेन। या पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम क्या था? प्रोपेन। ऑफ कोर्स जिसमें 3 कार्बन होते हैं वो प्रोपेन होता है, राइट। तो क्योंकि अब यहाँ पोजीशन भी बदल गई है, अभी पोजीशन 1 थी लेकिन अब पोजीशन 2 हो गई है, पर फॉर्मूला वही रहा C3H7। तो इस तरीके का जो एक स्ट्रक्चरल बदलाव आ जाता है जस्ट बिकॉज आपने हेलोजन को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दिया, लेकिन बाकी कुछ भी नहीं बदला है। कोई नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन जो थे वो वैसे के वैसे ही हैं, सिर्फ हेलोजन की पोजीशन हमने बदल दी है, ठीक है। तो इस तरीके का आइसोमेरिज्म जो कहलाया जाता है वो होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। और इनको क्या बोलेंगे? ये जो 2 एग्जांपल्स हैं, ये और ये कहलाए जाएंगे आइसोमर्स, और आप इनको पोजीशन आइसोमर्स के एग्जांपल्स के तौर पर भी एग्जाम्पल जान सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो छोटी सी कहानी थी। आइसोमेरिज्म मीन्स अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हाइड्रोकार्बन wherein the hydrocarbon can arrange itself into or more different patterns having same molecular formula but different structural formula, ठीक है। इसके और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप मल्टीपल एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। शर्त ये है कि आइसोमेरिज्म बनाने के लिए आपके पास कम से कम 3 कार्बन एक लाइन में होने ही चाहिए। 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ के आए थे कि 4 कार्बन होने चाहिए क्योंकि वो मिथाइल ग्रुप ज्वाइन कर रहे थे। प्लीज आप उससे कंफ्यूज मत होइए। अब हम हेलोजन जोड़ रहे हैं तो पहली एक ही मात्र कंडीशन है कि 3 कार्बन आपके पास होने ही चाहिए। रीजन भी सुन लीजिए, अगर आपके पास 2 कार्बन होंगे तो एक स्ट्रेट चेन में तो आप उसको अरेंज कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर तो हो सकता है, लेकिन ना तो इसमें आइसो हो सकता है ना इसमें नियो हो सकता है, राइट। तो आइसोमेरिज्म की पहली कंडीशन है, खासतौर से अगर आप पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, कि 3 कार्बन आपके पास एक लाइन में होने ही चाहिए, राइट। तो आप देखिए यहाँ भी एक लाइन में है और अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ भी एक लाइन में 3 कार्बन है ही, मतलब मिनिमम 3 कार्बन होने ही चाहिए आपके पास, राइट। छोटा सा लेक्चर था, आई होप पोजीशन आइसोमेरिज्म आपको समझ में आ गया होगा। आप खुद से ट्राई कीजिएगा 4 कार्बन के साथ, ठीक है। आप इसमें कोई भी हैलाइड जोड़ सकते हैं और आप इसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं। हैलाइड जोड़िए, मैं आपको इसलिए सजेस्ट करूंगी क्योंकि आप हेलो एल्केन हेलो अरीन्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप हेलोजन जोड़ेंगे तो आप बेटर तरीके से इस लेसन को भी समझ सकेंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, अभी थोड़ी देर बाद हम मिल रहे हैं, दूसरा एक आइसोमेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।